दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोटों में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 10th हिंदी का जो 11 चैप्टर है बाल गोविंद भगत, जो आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में भी आ रहा है और आपके एनुअल एग्ज़ाम में भी आ रहा है, वो चैप्टर लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए इस चैप्टर की पूरी समरी लेकर आए हैं। अच्छी तरीके से आपको ये चैप्टर समझ आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, बस वीडियो एंड तक देखनी है। आपको पूरा जो चैप्टर है अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, इससे बाहर इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं आएगा। और एक वीडियो आएगी इसके बाद, ठीक है, जिसमें इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में देखते हैं कि इस चैप्टर में हुआ क्या है, इस चैप्टर में क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, इस चैप्टर की कहानी क्या है। ठीक है, और वीडियो प्लीज़ दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उनको भी जो है इन वीडियोज़ का बेनिफिट मिल सके। सबसे पहले ये जो चैप्टर है बाल गोविंद भगत, इसके जो लिखने वाले हैं, इसके जो लेखक हैं, वो है रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। और जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, ठीक है, जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तब उन्होंने जो है अपने लेखों के जरिए बहुत सारे लोगों को प्रेरणा दी थी। ठीक है, और अब इनका जो लेख था एकदम इस तरीके से होते थे जैसे कोई जादू है। तो इनकी जो कलम से जो भी लेख लिखे जाते थे वो जादू लगते थे लोगों को। ठीक है, इनकी कलम में जादू था, इसलिए इनको क्या कहा जाता था, कलम का जादूगर, क्योंकि इनकी जो लिखने की शैली थी वो बहुत ज़्यादा अलग थी। ठीक है, और इनके जो लेख थे लोगों को बहुत अच्छे लगते थे, तो इन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता था। तो आपको पता होना चाहिए चैप्टर क्या है और मेन चीज़ कि लेखक कौन है। तो चैप्टर है बाल गोविंद भगत और लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। अब इस लेसन में है क्या, ये बाल गोविंद भगत कौन है, तो वो देखते हैं। सबसे पहले ये जो लेसन है एक रेखा चित्र है। तो मान लीजिए जैसे आपका कोई दोस्त है, तो जब आप उसके बारे में सोच रहे हैं तो आपके मन में जो भी उसके बारे में चीज़ें आ रही हैं, जो भी आपके मन में चित्र बन रहा है उसका, अगर आप वही चित्र वही चीज़ें जो हैं किसी को लिख कर समझाएंगे, ठीक है, कहानी के रूप में या लेख के रूप में या कविता के रूप में, तो उसी को रेखा चित्र कह देते हैं। ठीक है, यानी किसी व्यक्ति का जो है चित्रण करना सोच के, ठीक है, कल्पना के आधार पर कि ऐसा है ऐसा है। ठीक है, तो वही इस लेसन में हुआ है। ठीक है, ये पाठ जो है एक रेखा चित्र है, इसमें बाल गोविंद भगत का जो है रेखा चित्र है। ठीक है, उनके बारे में जो है शब्दों के माध्यम से लेखक ने बताया है। तो पढ़ते हैं एक एक करके। मैं आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाया हूँ, मैं आपको उसे पढ़ूंगा और आपको समझाऊंगा ताकि आपको ये जो लेसन है अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ अगली लाइन में लिखा भी है कि जो चैप्टर है इसमें शब्दों के माध्यम से बाल गोविंद भगत के जीवन, रहन सहन और गांव की संस्कृति को दर्शाया गया। ठीक है, शब्दों के माध्यम से, जैसे मैंने अभी आपको दोस्त का एग्जांपल लिया कि जब आप आंख बंद करके अपने दोस्त के बारे में सोचते हैं तो जो भी आपको उसके बारे में समझ आ रहे हैं वही चीज़ अगर आप किसी को लिख कर बताएंगे, ठीक है, फिर अगर वो व्यक्ति इसको पढ़ता है फिर उसके मन में जो चित्र बनेगा, ठीक है, वो आपके दोस्त का चित्र बनेगा। तो जो आपने लिख के बताया वही है रेखा चित्र। ठीक है, बाल गोविंद भगत अब उनका देख लीजिए कि कैसे दिखते थे, वो यहाँ पे बताए गए। तो मझोले कद के, गोरे चिट्टे, 60 वर्ष से ऊपर के थे। ठीक है, यानी कि उनका जो कद था ज़्यादा लंबा भी, ज़्यादा लंबे भी नहीं थे। ठीक है, मझोले कद के थे। ठीक है, यानी कि ना ज़्यादा छोटे थे ना ज़्यादा लंबे थे, गोरे चिट्टे थे और 60 साल से ऊपर की जो थी उनकी आयु थी। वह कमर में लंगोटी, सिर पर कनकटी टोपी पहनते तथा ऊपर काली कमली ओढ़ते थे। ठीक है, लंगोटी पहनते थे, टोपी पहनते थे और काली कमली ओढ़ते थे। ठीक है, माथे पर रामानंदी टीका लगाते व गले में तुलसी की माला पहनते थे। ठीक है, ये उनका जो था बाहर से देखने में कैसे लगते हैं वो यहाँ पे बताए गए। ठीक है, आगे देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, बाल गोविंद भगत कबीर को अपना साहब मानते थे क्योंकि वे कबीर की विचारधारा से प्रभावित थे और कबीर द्वारा बताए गए आदर्शों पर ही चलते थे। ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, आपके यूनिट टेस्ट, आपका जो एनुअल एग्जाम है इसमें पूछा सकता है कि बाल गोविंद भगत जो थे किसको अपना साहब मानते थे। तो आपको पता होना चाहिए बाल गोविंद भगत जो थे कबीर को अपना साहब मानते थे। क्यों? क्योंकि कबीर की जो विचारधारा थी, कबीर की जो बातें थी, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे और कबीर जी द्वारा जो बताए गए आदर्श थे, ठीक है, जो उन्होंने रास्ता बताया था जीवन जीने का, उसी पर ये चलते थे। ठीक है, बाल गोविंद भगत के घर में उनका पुत्र पतोहू थे। ठीक है, पुत्र यानी बेटा और पतोहू ये, ठीक है, गांव की तरफ का वर्ड है। पतोहू यानी कि दुल्हन, यानी उसकी बेटे की बीवी। ठीक है, बहू कह देते जिसको। ठीक है, तो उनके घर में वो थे, उनका बेटा था और उनकी बहू थी।
मकान व खेतबाड़ी भी थी उनकी। इससे ये पता चलता है कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, यानी घर बार था उनका, ठीक है। उनके बेटे थे, उनकी बहू थी, उनका घर था, खेती बाड़ी थी। यानी साधारण जो व्यक्ति होता है, जो गृहस्थ होता है, ठीक है, उसका भी परिवार होता है, उसका भी घर मकान होता है। तो वो सब जो था बाल गोविंद भगत जी के पास भी था। बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए भी साधु थे, क्योंकि वे सदा सच्चे साधुओं जैसा ही व्यवहार रखते थे। तो देखने में अगर आप ये सब बातें शुरू की पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि गृहस्थ है, यानी घर वाले आदमी हैं, परिवार है, मकान है। लेकिन अगर आप उनके बारे में डिटेल में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो गृहस्थ तो थे, लेकिन साथ ही साथ साधु भी थे। क्यों? क्योंकि जो सच्चा साधु होता है वो जैसा व्यवहार करता है बाकी सबसे, उसका जैसा आचरण होता है, उसी तरीके का जो था बाल गोविंद भगत जी का भी आचरण था, ठीक है। वे सदा कबीर के गीतों को गाते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से झगड़ा मोल नहीं लेते। मैंने अभी बताया था कि कबीर को जो है साहब मानते थे, तो कबीर जी के जो गीत थे उन्हीं को गाते रहते थे, कभी भी वो झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते, यानी कि सबसे जो है अच्छा व्यवहार करते थे, किसी से झगड़ा मोल नहीं लेते थे, ठीक है। किसी चीज़ को बिना पूछे ना लेते, किसी दूसरे के खेत में शौच के लिए ना बैठते, उनके खेत में जो भी कुछ पैदा होता वे उसे कबीरपंथी मठ में दे देते, वो प्रसाद में जो मिलता उससे गुजारा करते, ठीक है। इससे पता चल रहा है उनका व्यवहार किस तरीके का था, ठीक है। यानी कि उनका जो आचरण था बहुत ही शुद्ध था और खरा व्यवहार रखते थे सबसे, ठीक है। किसी से किसी का भी जो सामान है वो बिना पूछे नहीं लेते थे, किसी दूसरे खेत में जाके शौच नहीं करते थे, ठीक है। उनके खेत में जो भी पैदावार होती थी, ठीक है, जो भी फसल होती थी, वे जो है उसे कबीरपंथी मठ जो है उनको दे देते थे, और प्रसाद में वहाँ से जो भी मिलता था उसी से अपना गुजारा करते थे। यानी कि अपने खेत की जो भी फसल है वो कबीरपंथी मठ में दे देते थे, और वहाँ से जो भी उनको प्रसाद के रूप में मिल जाता था उसी से अपना गुजारा करते थे, ठीक है। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि वो कबीर से कितना ज़्यादा प्रभावित थे, ठीक है, उनके विचारों से कितना ज़्यादा प्रभावित थे। कार्तिक में उनकी प्रभातियाँ शुरू हो जाती थी जो फागुन तक चलती थी। वे प्रातः उठकर 2 मील तक दूर नदी स्नान को जाते और गांव के बाहर पोखरे की ऊंची दीवार पर खंजड़ी लेकर घंटों गाते। प्रभातियाँ क्या होता है कि सुबह का गीत, कार्तिक यानी कि लगभग अक्टूबर नवंबर के आसपास जो है उनका सुबह के गीत जो है उनके शुरू हो जाते थे और फागुन तक चलते थे, यानी कि लगभग मार्च तक चलते थे, ठीक है। और वो रोज़ सुबह उठ के, ठीक है, 2 मील दूर तक जो है नदी स्नान करने जाते। फिर गांव के बाहर जो पोखरा है, पोखरा ये गांव का शब्द है, पोखरा यानी कि तालाब होता है, तो तालाब की जो ऊंची दीवार है वहाँ पे खंजड़ी लेकर घंटों गाते। खंजड़ी जो एक गाने का वाला यंत्र होता है, ठीक है, जिससे गाना बजाते हैं, ठीक है, तो वो लेकर घंटों गाते रहते थे। उनकी यह दिनचर्या देखकर व आदर्शों का पालन करते देखकर लोगों का आश्चर्य होता था। उनकी यह दिनचर्या उनके मरने तक चलती रही। गर्मियों में शाम को वे आंगन में बैठते, गांव के लोग भी जुट जाते, खंजड़ियों व करतालों की भरमार हो जाती। वे कबीर के पद गाते, संगीत तन मन पर हावी होने लगता और बाल गोविंद भगत गीत के साथ साथ नृत्य भी करने लगते। यानी कि उनका जो जीवन था, दिनचर्या थी, डेली लाइफ जो थी उनकी, वो आदर्शों का पालन करते थे, ठीक है। एकदम फिक्स लाइफ थी, फिक्स रूटीन था, डेली वही काम करते थे, ठीक है। और एकदम आदर्श, जैसे होता है ना कोई आदर्श, कि जो बोला गया वही करेगा, ठीक है, उसी तरीके से जो है बाल गोविंद भगत जी थे। उनका जो आदर्श रूटीन था, आदर्श जो डेली का था उनका, कि ये काम करना है, ये काम करना है, वो हमेशा करते थे, डेली करते थे। और इसे देख के जो है लोगों को आश्चर्य होता था कि कोई व्यक्ति इतना अच्छी तरीके से, इतना डिसिप्लिन में जो है डेली वही काम कैसे कर सकता है, ठीक है। उनकी ये जो दिनचर्या थी, यानी जो उनका डेली रूटीन था, वो उनके मरने तक चलता रहा, ठीक है, यानी पूरे जीवन में उन्होंने इसको फॉलो किया। गर्मियों में क्या होता था, वो शाम को आंगन में बैठ जाते थे और गांव के कुछ लोग जो हैं वो भी वहाँ पे जुट जाते थे। फिर खंजड़ी और करतालों की भरमार होती थी, ठीक है। खंजड़ी जो मैंने अभी आपको बताया गाने का यंत्र होता है, गाने बजाने का। करताल यानी कि तालियों की, ठीक है। तो लोग खंजड़ी बजाते थे बाल गोविंद भगत, और लोग जो है तालियां बजाते थे, तो इसकी भरमार हो जाती थी, ठीक है। कबीर के वो पद गाते थे, और जब उनका संगीत तन मन पर हावी होने लगता है, यानी कि आप भी सुनते होंगे, अगर कोई आपको गाना अच्छा लगता है तो आप जैसे गाने को सुनते हैं, आप उसमें मग्न हो जाते हैं। जब आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो आपके जो पैर हैं साथ में मूव करने लगते हैं। उसी तरीके से था जब इनका संगीत जो था तन मन पर हावी होने लगता है, यानी कि लोगों को पसंद आने लगता, उनके दिल में बसने लगता, तो बाल गोविंद भगत जो हैं
वो गीत गाने के साथ साथ नाचने भी लगते हैं, अपने आप को रोक नहीं पाते और गाते गाते वो नाचने भी लगते, नृत्य भी करने लगते हैं। ठीक है। बाल गोविंद भगत का गीत संगीत जादू के समान था। आषाढ़ में खेत में धान की रोपाई करते समय उनके मधुर गायन को सुनकर बड़े बच्चे सब झूम उठते थे। यानी बाल गोविंद भगत का जो गीत था, मैंने अभी आपको बताया, जादू की तरह था। लोगों को लगता था ये जादू है। ठीक है, जैसे वो गाते थे और लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते थे और सभी जो है तालियां बजाने लगते थे, और बाल गोविंद भगत जी जो हैं खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाते थे खुद को और गाना गाते गाते नाचने लगते थे। ठीक है। आषाढ़ में, आषाढ़ क्या होता है? अगस्त में। तो अगस्त में जब भी खेत में धान की रोपाई होती थी, यानी तब धान की फसल कट के तैयार हो जाती थी, जब उसको काटा जाता था, रोपाई, ठीक है, तो उसके समय जो है वो मधुर गायन करते, यानी कि मधुर गाते थे, जिनको सुनकर बच्चे और बड़े जो भी हैं सब झूम उठते थे। ठीक है, सब खुश हो जाते थे, सब आनंदित हो जाते थे। ठीक है। खेतों में औरतों के होंठ गुनगुनाने लगते, हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते, रोपनी करने वालों की उंगलियां क्रमबद्ध तरीके से चलने लगती। ठीक है, तो उनका जो गाना था उसे सुनकर औरतों के जो होंठ है वो भी गुनगुनाने लगते, जो रोपनी करने वाले लोग थे उनकी उंगलियां भी जो है क्रमबद्ध तरीके से चलने लगती। ठीक है, यानी कि वो भी उंगलियों से जो है गाने का फील लेने लगते। आप भी अगर कोई गाना सुनते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो गाने की ट्यून के साथ जो आपका पैर या आपकी जो बॉडी है वो मूव होती है, उसी तरीके से इनका था। तो बाल गोविंद भगत जी का गाना सुन के, संगीत सुन के, ये इन सभी की जो उंगलियां थी एक स्पेशल ट्यून को सुन के जो है स्पेशल तरीके से मूव करने लगती है। ठीक है, लगातार। बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे, क्योंकि पुत्र की मृत्यु होने पर उन्होंने पुत्र की चिता को मुखाग्नि अपनी पुत्र वधू से दिलवाई, जो कि सामाजिक मान्यताओं के विपरीत है। उस समय समाज में विधवा विवाह नहीं था, परंतु उन्हें पुत्र वधू के भाई से उसके पुनः विवाह के लिए कहा। उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु पर पुत्र वधू को शोक के स्थान पर आनंद मनाने को कहा, क्योंकि उनका मानना था कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। जब व्यक्ति मरता है तो आत्मा परमात्मा से ही मिल जाती है। ठीक है, ये जो अगर आप ये पैरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाल गोविंद भगत का जो सच्चा स्वभाव था कैसा था। समाज की जो रूढ़िवादी बातें हैं, ठीक है, जो पुरानी बातें चली आ रही हैं, ठीक है, कि अगर किसी का पति मर जाता है तो उसकी दोबारा शादी नहीं होगी। ठीक है, अगर पति मर जाता है तो उसकी जब उसकी चिता जलाई जाती है तो उसकी आग जो है उसकी बीवी नहीं देगी। ये सब जो बातें चलती थी पुरानी, जो पुरानी सामाजिक मान्यताएं थी, उनको बाल गोविंद भगत जी नहीं मानते थे। ठीक है, इसका प्रूफ भी है, क्योंकि जब उनकी बेटे की मृत्यु हुई थी तो उन चिता पे जब आग लगाई जा रही थी तो उन्होंने जो है अपनी पुत्र की चिता पे जो आग है वो अपनी पुत्र वधू यानी कि बहू से लगवाई थी। ठीक है, जो सामाजिक मान्यताओं के बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल उसके उल्टा है। उस समय जो है समाज में विधवा विवाह नहीं था, यानी अगर किसी का पति मर जाता था तो उसे जीवन भर जो है अकेले जीवन व्यतीत करना पड़ता था। ठीक है, अकेले जीवन जीना पड़ता था। लेकिन जो बाल गोविंद भगत हैं वो इसके बिल्कुल विरोधी थे, इसलिए उन्होंने अपने बहू के भाई से जो है उसके पुनः विवाह यानी दोबारा शादी करने के लिए कहा था, और अपने पुत्र की मृत्यु के बाद जो बहू को है शोक मनाने के लिए नहीं कहा बल्कि आनंद मनाने को कहा, क्योंकि उनका मानना था कि जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है, और जब कोई मर जाता है तो उसकी जो आत्मा है वो परमात्मा यानी कि भगवान से मिल जाती है। तो ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आता है कि बाल गोविंद भगत जो है रूढ़िवादी विचारधाराओं के कट्टर विरोधी थे। ये पार्ट में हमें कैसे पता चलता है? ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि बाल गोविंद भगत जो है सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे, इस बात को सिद्ध कीजिए। तो ये सब पॉइंट्स आप अगर लिख देंगे तो आपको पूरे मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको एक बार बताया भी कि जो आंसर की वीडियो है इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपके लिए जल्द ही लेकर आऊँगा, जैसे ही सारे चैप्टर्स ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। भगत जी की बहू उन्हें छोड़कर अकेले नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसे चिंता थी कि भगत जी का भोजन व दवा दारू कौन करेगा। परंतु भगत जी के ये कहने पर कि वे खुद ही चले जाएंगे तो उसे मानना पड़ा। हर वर्ष की तरह वे गंगा स्नान को 30 कोस दूर पैदल जाते, घर से भोजन करते और वापस आने पर ही खाते। यानी भगत जी की बहू जो है जब उन्हें छोड़कर अकेले नहीं जाना चाहती थी। क्यों? कि मैंने अभी आपको बताया कि भगत जी के जो पुत्र था उनकी जब मृत्यु हो गई थी तो उन्होंने अपनी बहू का जो है दूसरा विवाह करने के लिए
उसके भाई से बात करी थी, ठीक है। तो जब उसके बहू की दूसरी शादी होने वाली थी तो उसकी जो बहू थी भगत जी की, वो उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसे चिंता थी कि अगर वो चली जाएगी तो भगत जी अकेले हो जाएंगे। उनका जो भोजन है, उनका जो दवा दारू है, ठीक है, तो दवाई है, वो कौन देगा, उनकी सेवा कौन करेगा, ठीक है। लेकिन फिर जब भगत जी ने ये कहा कि अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं खुद ही जो है यहाँ से चला जाऊँगा, तो ये सुनकर जो है बहू को मानना पड़ा और उसे जाना पड़ा। हर साल की तरह वह जो है गंगा स्नान के लिए 30 कोस दूर पैदल जाते, घर से भोजन करते और वापस आने पर ही खाते, यानी कि 30 कोस लंबी यात्रा वो एक ही बार भोजन करके काट लेते थे, ठीक है। घर पे खाते थे, फिर 30 कोस चलकर जाते, फिर वहाँ से जब आते तो वापस वहाँ पे घर पे आके खाना खाते थे, ठीक है। रास्ते में खंजड़ी बजाते, गीत गाते और पानी पी लेते। इस बार गंगा स्नान से लौटने पर उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। वह दिन प्रतिदिन कमज़ोर होने लगे और एक दिन उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो इस बार जब वो गए थे गंगा स्नान से, तो वहाँ से आने पर उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, कमज़ोर होने लगे थे वे, और एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। तो ये जो था हमारा बाल गोविंद भगत का पूरा चैप्टर था। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो चैप्टर की समरी है आप समझ गए। आपको बाल गोविंद भगत का जो कैरेक्टर था, ठीक है, पहले बाहर से देखने में कैसे लगते थे, यानी बाह्य व्यक्तित्व उनका कैसा था और उनकी विचारधारा कैसी थी, ठीक है। ये सभी बातों का अगर आपको पता है तो आप इस चैप्टर का अच्छी तरीके से, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे आप इजीली कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस चैप्टर की जो समरी है आप सभी को समझ आ गई होगी। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको इस समरी जो है ईजी से ईजी वे में समझा सकूँ। आपसे फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।